चलो, पिछले क्लास में हम बायोलॉजी देख रहे थे। बायोलॉजी क्या देख रहे थे कि छोटी आंत के बारे में, ठीक है। तो छोटी आंत क्या होता है? तो छोटी आंत जो है, अगर हम बात करें तो छोटी आंत क्या होता है, देखो हम समझते हैं, ठीक है। क्या है कि छोटी आंत की अगर हम बात करते हैं, छोटी आंत क्या है? तो छोटी आंत आहार नाल की सबसे लंबा भाग है। यानी हम बता रहे थे ना कि छोटी आंत क्या है, पूरे जो आहार नाल की अगर बात करें तो आहार नाल क्या होता है? तो आहार नाल हम बताए ना, मुख गुहा से जो मल द्वार तक है, मुख गुहा से मल द्वार तक वाला भाग क्या कहलाता है? आहार नाल कहलाता है। तो वही आहार नाल की अगर हम बात करें तो आहार नाल में जो सबसे लंबा भाग होता है ना, तो किसका होता है? तो ये छोटी आंत का होता है। यह कैसा, इसकी रचना कैसी होती है? तो बेलनाकार होती है। कैसी होती है? बेलनाकार होता है। आहार नाल के इस भाग में ही क्या होता है? पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। और छोटी आंत की अगर हम बात करें तो छोटी आंत की इसी भाग में जो है पाचन की क्रिया, पूरी तरह से पाचन की क्रिया कहाँ संभव होती है? तो इसी आंत में होती है, यानी इसी भाग में होती है। तो इसमें समझ में आ गया क्या कि छोटी आंत, अगर हम बात करें कि छोटी आंत क्या है, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, पहला पॉइंट। दूसरा बात, अगर इसकी रचना की बात करते हैं, इसकी जो आकृति कैसी होती है? तो बेलनाकार आकृति होती है। अगर हम तीसरा पॉइंट की बात करें तो आहार नाल के इस भाग में ही पाचन की क्रिया क्या होती है? पूर्ण होती है। यानी पाचन जो है पूरी तरह भोजन जो पचता है, यानी पूरी तरह भोजन का जो पाचन कहाँ होता है? तो यही छोटी आंत में होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो मनुष्य में इसकी लंबाई, तो मनुष्य में लंबाई अगर हम बात करें तो मनुष्य का ही बात कर रहे हैं, तो मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? तो 6 मीटर होता है। लंबाई कितना होता है? 6 मीटर होता है। और इसकी जो चौड़ाई होता है, जो बेस होता है, कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो समझ में आ गया कि मनुष्य में सबसे लंबा होता है। पहला बात क्या है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? छोटी आंत होता है। उसके बाद इसकी रचना कैसी होती है? बेलनाकार होती है। बेलनाकार के साथ साथ इसकी पाचन की क्रिया क्या होती है? यहाँ पर पाचन की क्रिया पूर्ण रूप से हो जाती है, ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात करेगा तो छोटी आंत की लंबाई कितना होता? 6 मीटर होता, तथा चौड़ाई की बात करेगा 2.5 सेंटीमीटर होता। लेकिन अगर हम बात करें कि भिन्न भिन्न जंतुओं में क्या होता है, छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। कहने का अर्थ है कि भिन्न भिन्न कहने का मतलब क्या? अलग अलग। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में लंबाई सब में सेम ही होगा, लेकिन अगर भिन्न भिन्न जंतु की बात करें, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, है ना, तो ये सब में, सभी जीवों में, हाथी, शेर, सियार, तो ये सब जीवों में जो है छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? अलग अलग होती है। अब देखो, अभी इसकी लंबाई डिपेंड किस पर करता है? तो निर्भर किस पर करता है? तो लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। यानी किस प्रकार के भोजन है, किस प्रकार के भोजन कर रहा है, किस प्रकार के भोजन नहीं कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो भोजन अगर देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं कि शाकाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। अगर कोई भी, अगर मान लो कि कोई भी जीव जंतु है, अगर वो भोजन कर रहा है शाकाहारी, शाकाहारी किसको कहते हैं? जो सिंपल सा, जो वनस्पति जीव खाता है, वनस्पति जो खाता, वनस्पति जैसे वनस्पति हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ये सब खाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। तो शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? अधिक होती है। समझ में आ गया? यानी शाकाहारी, कोई भी अगर शाकाहारी जीव है तो उसमें छोटी आंत की लंबाई क्या होगी? अधिक होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्या है कि यही छोटी आंत है ना, तो छोटी आंत को 3 भाग में बांटते हैं। यानी छोटी आंत क्या होता है? अगर छोटी आंत की हम बात करें, छोटी आंत हम दिखाते हैं, फिगर लेके आए, तो देखो ये क्या है? छोटी आंत है। ये क्या है? छोटी आंत है। तो ये छोटी आंत है ना, तो ये छोटी आंत की अगर हम बात करें तो छोटी आंत को हम 3 भाग में बांटते हैं। 3 भाग में बांटते हैं। तो पहला जो भाग होता है ना, तो देखो पहला भाग क्या होता है? पहला भाग होता है ग्रहणी, जिसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं। तो देखो याद रखना क्या है, तुमको ड्यूडेनम ही याद रखना है, ग्रहणी याद नहीं रखना, क्योंकि ड्यूडेनम, इसको हिंदी में भी अगर लिखता है ना तो इसी तरह लिख देगा, ड्यूडोनम, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि पहला भाग क्या है? ड्यूडेनम है। दूसरा क्या है? जेजुनम है। तथा तीसरा क्या है? इलियम है। तो ध्यान रखना है कि छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया?
तीन भाग में बांटा गया। एक तो ग्रहणी जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, ठीक है, दूसरा क्या है जेजुनम, तीसरा क्या है इलियम। अब देखो ग्रहणी यानी इसको हम ग्रहणी को और क्या कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं, ड्यूडोनम। ड्यूडोनम की अगर हम बात करते हैं, ड्यूडोनम क्या है, तो देखो यह छोटी आंत का पहला भाग है। अगर मान लो कि छोटी आंत ये जा रहा है, ठीक है, ये छोटी आंत है, तो ये छोटी आंत है, तो ये वाला जो भाग होगा पहला भाग, ये जो पहला भाग होगा, तो ये पहला भाग क्या कहलाता है, तो पहला भाग छोटी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है, ड्यूडेनम कहलाता है, जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। यानी यही क्या होता है, पेट होता है, यानी पेट के बाद जो अंग आता है ना, तो वही भाग क्या कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है। यह जो अमाशय, अमाशय को ही क्या कहते हैं, अष्टमक, अष्टमक को ही क्या कहते हैं, पेट कहते हैं। तो कहने का अर्थ पेट का जो मुख्य रूप है, अमाशय का जो नेक्स्ट पार्ट है, तो वो क्या कहलाता है, ड्यूडेनम कहलाता है। यह प्रायः किस आकार का होता है, तो यह प्रायः सी आकार का होता है। किस आकार का होता है, सी आकार का होता है। तो ड्यूडेनम समझ में आ गया कि ड्यूडेनम क्या होता है, यह छोटी आंत का पहला भाग है। पहला पॉइंट, ड्यूडेनम क्या है, छोटी आंत का पहला भाग है, जो अमाशय की पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। जो अमाशय का निचला पॉइंट होता है, तो अमाशय का निचला पॉइंट जो होता है वो क्या कहलाता है, पाइलोरिक ग्रंथि। अब पाइलोरिक भाग से ठीक बाद जो शुरू होता है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं ग्रहणी या ड्यूडेनम कहते हैं, ठीक है। अब इसका आकार की अगर बात करें तो ये सी आकार का होता है, यानी इस आकार का होता है, यानी सी आकार के होता है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रहणी। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रहणी के बाद, तो देखो दूसरा आता है जेजुनम। तो जेजुनम क्या है, कोई खास नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। तो यह छोटी आंत का मध्य भाग है, यानी बीचों, देखो ड्यूडेनम और इलियम के बीच वाला जो भाग होगा ना, वही भाग क्या कहलाता है, तो जेजुनम कहलाता है। छोटी आंत का मध्य भाग, यानी मध्य को हम क्या कह सकते हैं, बीच वाला भाग। तो बीच वाला भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, जेजुनम कहलाता है। इलियम की अगर बात करें तो छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। अब देखो पहला पॉइंट क्या था, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम खत्म हो गया। दूसरा क्या, इलियम यानी जेजुनम खत्म हो गया। जेजुनम के बाद जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा, इलियम। ये तीनों पार्ट क्या है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये तीनों किसका भाग है, छोटी आंत का। तो छोटी आंत में ही तीन पार्ट है, एक तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ड्यूडेनम क्या है, पहला भाग क्या, ड्यूडेनम हो गया, बीच वाला भाग जेजुनम हो गया, और तीसरा लास्ट वाला पार्ट जो कहलाता है, क्या कहलाता है, इलियम कहलाता है। क्या कहलाता है, इलियम। तो देखो छोटी आंत का अधिकांश भाग, यानी कहने का अर्थ तो छोटा, जैसे ड्यूडेनम है, कुछ भाग ड्यूडेनम होता है, कुछ भाग जेजुनम होता है, लेकिन अधिकांश छोटी आंत का अधिकांश भाग किसका होता है, इलियम होता है, ठीक है। इस भाग में ही भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। यानी कहने का अर्थ छोटी आंत में हम कहते हैं ना, भोजन का पाचन पूरी तरह से कहाँ समाप्त होता है, तो छोटी आंत में होता है। लेकिन क्या छोटी आंत के किस भाग में समाप्त, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि छोटी आंत के किस भाग में भोजन का पूर्ण रूप से समापन यानी पाचन समाप्त होता है, तो किस भाग में होता है, तो इलियम वाला भाग में होता है। किस में होता है, इलियम वाला भाग में होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है। अब देखो पहला पॉइंट क्या कि इलियम का अगर हम बात करें, इलियम क्या है, तो इलियम जो है छोटी आंत का अधिकांश भाग क्या होता है, इलियम होता है। जबकि इसी भाग में जो है भोजन जो है पूरी तरह से पचता है, पूरी तरह से यानी पूर्ण रूप से पचता है, ठीक है। और पचे हुए भोजन का अवशोषण कहने का मतलब जो भोजन पच गया, तो पचने के बाद उस भोजन को अवशोषण करेंगे तभी ना हमारे शरीर में एनर्जी मिलेगा। तो जो भोजन जो है, अवशोषण मतलब क्या, ग्रहण करना। तो कहने का अर्थ है अवशोषण करता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है, तो इलियम। तो यहां पर ध्यान रखना है दो क्वेश्चन, क्या कि अगर मान लिया जाए पूछ दे कि पूर्ण रूप से भोजन का पाचन कहां होता है, तो छोटी आंत में। छोटी आंत के किस भाग में होता है पूछ देगा, तो इलियम वाला भाग में होता है। दूसरी बात, भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है, तो इलियम भाग में होता है। और किस में अगर पूछेगा सिर्फ भोजन का अवशोषण किस में होता है, छोटी आंत। और छोटी आंत के किस भाग में होता है, तो किस में होता है, तो इलियम में होता है, ठीक है। अब देखो छोटी आंत में भोजन का पाचन पीत, अग्नाशयी रस
और आंत्र रस। देखो छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है किसके कारण होता है, तो इसमें जैसे पीत होता है, पीत रस है, ठीक ना, अग्नाशयी रस हो गया, आंत्र रस हो गया, इसके कारण होता है, ठीक है। या आंत्र रस को और क्या कहते हैं, तो सशकत एंट्रिकस कहते हैं। अब देखो जैसे पीत का स्रावन कहाँ से होता है, यकृत से होता है। अग्नाशयी रस का स्रावन कहाँ होता है, अग्नाशय से होता है। आंत्र रस का स्रावन कहाँ होता है, आंत ग्रंथियां होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि पीत का स्रावन कहाँ से होता है, यकृत से। अग्नाशयी रस का स्रावन कहाँ होता है, अग्नाशय से। आंत्र रस का स्रावन कहाँ होता है, आंत्र ग्रंथियां से होता है। ठीक है, तो ये भाग छोटी यानी छोटी आंत के तीनों भाग कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो छोटी आंत के तीनों भाग अगर कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यकृत। अगला पॉइंट क्या है, यकृत। तो देखो यकृत क्या है, यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन, यकृत। इसका वजन की अगर बात करें तो इसका वजन कितना होता है, 1.5 kg होता है। अब देखो मानव मस्तिष्क का वजन भी लमसम कितना लिया जाता है, 1.5 kg। और अकेले जो यकृत है इसका भी वजन कितना होता है, 1.5 kg होता है। जो उदर के ऊपरी दाहिनी ओर होता है, यानी यकृत कहाँ होता है, उदर के ऊपरी दाहिनी ओर पाया जाता है, ठीक है। अब देखो यकृत कोशिकाओं से पीत का स्राव करती है। यकृत का काम क्या है, कोशिकाओं से पीत का स्रावन करती है। यानी जो है यकृत जो है, यकृत का कार्य क्या है, पीत का स्रावन करना। पीत का स्रावन करना यानी यकृत से ही पीत क्या होता है, निकलता है, ठीक है। और निकलने के बाद जो पीत का संचय यानी जमा कहाँ होता है, तो पीत अगर मान लिया जाए जितना भोजन के लिए उपयुक्त है, ठीक है, अगर पीत ज़्यादा बन गया तो पीत ज़्यादा बन गया तो भोजन यानी पीत कहाँ स्टोर होगा, तो स्टोर कहाँ होगा, जमा कहाँ होगा, तो पित्ताशय में होगा, ठीक है। अब देखो पीत का अगर हम बात करें, पीत होता क्या है, तो पीत गाढ़ा हरा रंग का क्षारीय द्रव्य है। पीत का अगर हम बात करते हैं तो पीत क्या है, गाढ़ा और हरा रंग का क्षारीय द्रव्य है। ये कैसा द्रव्य होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। यानी भोजन को क्षारीय करने का काम अगर करता है तो कौन करता है, तो पीत करता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, यानी कहने का अर्थ पीत क्या होता है, गाढ़ा होता है और हरा रंग का कैसा होता है, क्षारीय द्रव्य होता है। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है, यानी इसमें एंजाइम वगैरह कुछ नहीं होता है। ये कैसा क्षारीय द्रव्य है। पीत के निम्नलिखित 2 कार्य है। पीत के 2 कार्य होता है। पहला कार्य क्या है, तो पीत आमाशय से ग्रहणी में आयल अम्लीय कायम को अम्लता को नष्ट करता। जैसे देखो पेट से, पहला पॉइंट, पेट से क्या, जैसे ही कायम, देखो भोजन क्या होता है, जब हम भोजन लेते हैं, भोजन से पेट में जब जाता है तो उसमें HCl मिलता है। तो HCl क्या है, अम्लीय है। HCl मिलने के बाद वो भोजन क्या होता है, अम्लीय हो जाता है। और भोजन जो वहाँ से क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। लिक्विड फॉर्म को क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। और वही काइम क्या होता है, काइम वहाँ अम्लीय होता है। तो बताओ अम्लीय तो सब जगह नहीं रह सकता, तो भोजन पचेगा ही नहीं। तो अम्लीय, वही अम्लीय भोजन को क्षारीय करने के लिए क्या होता है, यानी क्षारीय करने के लिए जो है यकृत से पीत का स्रावन होता है और भोजन में जाके मिलता है। तो मिलने के साथ ही भोजन को क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। क्योंकि देखो अग्नाशयी जो रस आता है, तो देखो क्योंकि भोजन पचाने के लिए मुख्य रूप से बहुत सारा जठर रस हो गया, आंत्र रस हो गया, बहुत सारा एसिड हो गया, बेस हो गया, ये सब क्या जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो अब बताओ अगर मान लिया जाए भोजन अम्लीय रहे, अगर पीत का स्रावन नहीं हो तो क्या अग्नाशयी रस क्रिया करेगा? जब अग्नाशयी रस एंजाइम पर क्रिया करेगा ही नहीं तो भोजन पचेगा नहीं, पचेगा। तो कहने का अर्थ यहाँ क्या होता है कि पीत अमाशय की ग्रहणी में, है ना, अमाशय से ग्रहणी में अम्लीय कायम की अम्लता को नष्ट कर देता है। यानी उसकी अम्लता को नष्ट करके, जैसे ही पित्त मिलता है अम्लता नष्ट हो जाती है और अम्लता नष्ट होने के बाद क्या होता है, क्षार में बदल जाता है। और क्षार में बदलने के बाद उस पर जो है अग्नाशय रस क्या होता है, क्रिया करके एंजाइम, अग्नाशय रस का जो एंजाइम है उस पर क्रिया करता है। क्रिया करने का मतलब उस पर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि पीत के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन, यानी पीत के जो लवण होता है ना उसकी सहायता से भोजन का विखंडन होता है, यानी टूटना। विखंडन मतलब टूटना, भोजन के जो छोटा छोटा टुकड़ों में विभाजित करता है। तो ये विखंडन तथा पाइसीकरण होता है, यानी उसको पीसने का भी काम करता है। यानी विखंडन यानी टूटने तोड़ने का काम करता है, ताकि वसा को तोड़ने वाला एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके, ताकि जो है वसा जो है तोड़ने वाला एंजाइम उस पर आसानी से हावी हो सके, आसानी से क्रिया कर सके।
आसानी से क्रिया कर सके, ठीक है, तो आसानी से क्रिया कर सके। तो ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना। तो इसमें देखो यकृत के बारे में देख लिए और किसके बारे में देख लिए, पित्त के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम अगला बात करते हैं तो अगला क्या है, तो देखो अग्नाशय, अगला पॉइंट है अग्नाशय। अग्नाशय क्या है, तो अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी के घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है। अमाशय की अगर बात करें तो अमाशय के ठीक नीचे, जो अमाशय यानी पेट के ठीक नीचे अग्रहणी, ग्रहणी कहने का मतलब ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के ठीक ऊपर एक पीला रंग की ग्रंथि पाया जाता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। यानी कहने का अर्थ, अगर मान लो कि ये पेट है, ठीक है, पेट है, यहाँ से क्या है, छोटी आंत स्टार्ट हो रहा, तो ये ड्यूडेनम हो गया और ये पेट हो गया, इसके जस्ट नीचे यहाँ एक पीली ग्रंथि होता है जिसको ही हम लोग क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यह नालिका के एक छिद्र के द्वारा ग्रहणी में खुलती है, यह नालिका। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जैसे ये पेट है, ये पेट है, यहाँ से ड्यूडेनम स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यकृत है, तो ये यकृत है, यहाँ से एक नली जाती है जो कहाँ खुलती है, ड्यूडेनम में खुलती है। तो देखो यह नालिका एक छिद्र के द्वारा ग्रहणी में खुलती है, यानी ड्यूडेनम में खुलती है। अब खुलती है तो देखो अब क्या है, अग्नाशयी रस में कौन कौन, अब देखो यहाँ से जो अग्नाशयी रस है, अग्नाशय से कौन कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, तो यहाँ से ट्रिप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होता है, एमाइलेज स्रावित होता है, लाइपेज होता है और न्यूक्लियस नामक एंजाइम इसमें पाया जाता है। तो अग्नाशय से कौन कौन सा रस स्रावित होता है, ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, न्यूक्लिक एंजाइम हो गया। यानी ये चार यानी एंजाइम क्या होता है, इससे स्रावित होता है। अग्नाशय रस के एंजाइम भोजन के अवयवों को इस प्रकार से प्रयोग करता है। देखो अब देखो कहने का अर्थ, ट्रिप्सिन का क्या कार्य है, एमाइलेज का क्या कार्य है, लाइपेज का क्या है, न्यूक्लियस का क्या है। तो कहने का अर्थ देखो एमाइलेज क्या होता है, एमाइलेज प्लस स्टार्च या ग्लाइकोजन। तो एमाइलेज जब स्टार्च से मिलेगा ना या ग्लाइकोजन से मिलेगा तो ये किस में बदल देता है, तो माल्टोज में बदलता है। उसी तरह लाइपेज जब इमल्सिफिकृत वसा, यानी जब इमल्सिफिकेशन होता है तो इमल्सिफिकेशन होने के बाद जो है बसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदलता है। वही न्यूक्लियस का काम क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड से मिलेगा ना, तो मिलने के बाद यह न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करता है। तो कहने का अर्थ ये सब एमाइलेज का क्या काम है, भोजन जितना भी देख रहा है, एंजाइम हो गया, इमल्सिफिकेशन हो गया, स्टार्च और ग्लाइकोजन हो गया, माल्टोज हो गया, तो ये सब जो प्रक्रिया जो है एमाइलेज स्टार्च मिलने के बाद माल्टोज में बदल रहा है, तो ये क्या भोजन क्योंकि भोजन में क्या है, हमारे भोजन में क्या प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इसका पाचन करना, तो इसको इसी का अवशोषण करना है। क्या चावल हम खा रहे हैं तो चावल का अवशोषण होगा नहीं ना, इसमें जो पोषक तत्व है उसको हमको लेना है। तो एमाइलेज जो स्टार्च और ग्लाइकोजन से निकलता है तो माल्टोज में बदलता है। उसी तरह लाइपेज जो है इमल्सीकृत वसा से मिलता है तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। उसी तरह न्यूक्लियस जब न्यूक्लिक एसिड से मिलता है तो न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करते हैं तो देखो अगला क्या है, आंत ग्रंथियां, यानी कहने का अर्थ आंत है तो आंत उसकी ग्रंथियां की अगर बात करें तो ग्रंथियां, तो छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियां पाई जाती। जो छोटी आंत गया है तो ये छोटी आंत, मान लो कि ये छोटी आंत है, तो ये छोटी आंत की दीवार में जो है बहुत सारा ग्रंथियां पाया जाता है, छोटा छोटा ग्रंथियां पाया जाता है। तो इस ग्रंथि यानी छोटा छोटा क्या इसके दीवार पर क्या होता है, छोटा छोटा ग्रंथियां पाया जाता है, ग्रंथियां होती है। इनका स्राव आंत रस और ससकस एंत्रिकस कहलाता है। यानी कहने का अर्थ है यही जो है यहाँ से जो रस का स्रावन होगा दीवार से, तो वो जो रस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आंत रस कहते हैं। क्या कहते हैं, आंत रस कहते हैं, या तो उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, ससकस एंटेरिकस कहलाता है, ठीक है। अब देखो आंत रस के एंजाइम तथा भोजन के विभिन्न अवयवों पर उनकी क्रिया। अब देखो आंत रस का जो एंजाइम है भोजन पर किस प्रकार से क्रिया करती है, किस प्रकार से क्रिया नहीं करती है, यानी किस प्रकार से भोजन जो आंत रस है उस निकलता है, जब दीवार से निकलता है तो भोजन पर किस प्रकार से क्रिया करता है उसको देखते हैं। तो देखो जब पेप्टाइड है ना पेप्टोन में मिलता है, जब पेप्टाइड पेप्टोन से मिलता है तो एमिनो एसिड का निर्माण करता है। उसी तरह लाइपेज जब बची हुई इमल्सीकृत वसा से मिलता है, क्योंकि इमल्सीकृत वसा तो वहीं का अवशोषण हो गया, कहाँ इमल्सीकृत वसा अभी हम जस्ट बताए थे, सॉरी यहाँ
देखो इमल्सिकृत वसा यहाँ लाइपेज में मिला, तो यहाँ से कुछ बचा हुआ भाग क्या हो गया, यहाँ जो आया, यहाँ आया, तो यहाँ बची हुई कुछ जो इमल्सिकृत वसा है वो जब मिला आपस में, तो मिलने के बाद वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल का निर्माण किया। उसी तरह इन्वर्टेड और सुक्रोज आपस में मिला तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण किया। अब बाकी माल्टोज और माल्टेस और माल्टोज मिला तो ग्लूकोज और ग्लूकोज का निर्माण किया। लेक्टेज और लेक्टोज मिला तो ग्लूकोज और ग्लेक्टोज का निर्माण किया। उसी तरह न्यूक्लियस और न्यूक्लिक एसिड मिला तो न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण किया। लेकिन अगर हम बात करें सिंपल सी, तो भोजन हमारे शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, संग्रहित होता है। ये बात भी ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करते हैं तो बड़ी आंत। अब क्या है बड़ी आंत, क्योंकि छोटी आंत के बारे में अभी देख रहे थे, तो छोटी आंत तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब छोटी आंत के बाद आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत की अगर हम बात करें तो छोटी आंत आहार नल के अगले भाग, यानी छोटी आंत के बाद जो आता है, जैसे देखो जैसे ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ये मान लो छोटी आंत है, तो यही से क्या होता है, ये वाला जो घेरा हुआ भाग है, तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, बड़ी आंत कहलाता है। अब इसको देखते हैं, बड़ी आंत देखो यहाँ, तो बड़ी आंत ये वाला भाग क्या है, छोटी आंत है। ये क्या है, छोटी आंत है। अब इसके देखो ये वाला भाग है, तो ये क्या कहलाता है, बड़ी आंत कहलाता है। तो यही वाला भाग क्या कहलाता है, बड़ी आंत कहलाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ठीक है। तो छोटी आंत के आहार नाल के अगले भाग, यानी छोटी आंत के बाद वाला जो भाग कहलाता है वो कहाँ खुलता है, तो छोटी आंत का जो अगला यानी सबसे अंतिम भाग कहाँ खुलता है, तो बड़ी आंत में खुलता है। बड़ी आंत के दो भागों में बांटा जाता है। अब देखो बैठा लिखा गया है, ठीक है, बांटा जाता है किसमें, दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है कोलन, दूसरा होता है मलाशय या रेक्टम। मलाशय बोलो या तो रेक्टम बोलो, यानी सिंपल सी बात, बड़ी आंत को कितने भाग में बांटते हैं, दो भाग में, एक कोलन और एक मलाशय। अब देखो छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जिसे सीकम कहते हैं। यानी देखो जब बड़ी आंत, ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है, ये दोनों जो भाग होता है जुड़ने वाला, तो देखो छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है। ये दोनों के जोड़ पर एक छोटा नली होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। सीकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है जिसका सिरा बंद होता है और यही रचना अपेंडिक्स कहलाता है। अब देखो अपेंडिक्स क्या होता है, यहाँ पर आप फिगर में देखो क्या कि जैसे ये बड़ी आंत है, ये छोटी, इसको पहले मिटाते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत है, ये क्या है, बड़ी आंत है। तो बड़ी आंत, अब यहाँ पर देखो ये दोनों का जोड़ है, यहीं पर एक उंगली नुमा संरचना है। ये वाला जो उंगली नुमा संरचना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। इसी को हम और क्या कहते हैं, अपेंडिक्स भी कहते हैं। उंगली नुमा संरचना जो होता है ये क्या कहलाता है, अपेंडिक्स कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखो कि सीकम यानी ये दोनों का जोड़ जो होता है, यानी जहाँ जुड़ता है छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ जुड़ता है उसको तो अपेंडिक्स कहते हैं। और इसी के सिरा पर एक बंद जैसी उंगली नुमा संरचना होती है जिसको क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। अभी जस्ट दिखाया ना, देखो यहाँ देखो, यानी यहाँ पर जो जुड़ने वाला, यानी छोटी आंत जो बड़ी आंत में जुड़ता है, तो इसको तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको यहाँ पर जो जुड़ता है इसको तो हम कहते हैं क्या, सीकम कहते हैं। लेकिन यहीं पर एक सिरा निकलता है जो किसका, उंगली नुमा संरचना होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो हम दिखा रहे थे कि आप बड़ी आंत के दो भाग में बांटते हैं, तो दो भाग में देखो ये वाला भाग जाएगा ना, ये भाग यहाँ से यहाँ तक जो भाग जाएगा इसको हम कहते हैं कोलन, यहाँ तक जो जाएगा कोलन। और ये वाला भाग जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। यहाँ से जो जो भाग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं, ठीक है। ये वाला भी देख लिए, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया। अब देखो अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता, यह एक अवशेषी अंग है। ये जो अपेंडिक्स है ना, अपेंडिक्स सुना होगा, अपेंडिक्स एक बीमारी भी होता है। तो यही जो है क्या होता है, अपेंडिक्स बीमारी का मेन रीजन क्या है कि इसकी लंबाई बढ़ जाएगा ना, तो क्योंकि इसका कोई रीजन नहीं है। अब देखो ये बढ़ते हुए मान लो कि ये कोई कोशिका में जाके सट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलने लगेगा। यही गलने के कारण जो कहता है ना अपेंडिक्स हो जाता है। तो कहने का अर्थ इसको काट के निकाल भी देगा तो कोई फर्क
नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं, ये क्या है, एक तरह का अवशेषी अंग है, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगला, तो कोलन को 3 भागों में बांटा गया है। कोलन को कितना भाग में, अभी कोलन का पार्ट दिखाए थे, यानी कोलन को कितने भागों में बांटा गया। तो देखो कोलन अभी हम जस्ट दिखाए थे ना, देखो ये वाला यहाँ से जो स्टार्ट होता है भाग, यहाँ से जो भाग स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक वाला भाग जो होता है, ये क्या होता है, कोलन होता है। अब देखो इसको 3 भाग में बांटा गया। अब 3 भाग में कौन कौन सा है, एक तो ऊपरीगामी हो गया, एक हो गया अनुप्रस्थ कोलन हो गया, एक अधोगामी कोलन हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें, है ना, एक ascending हो गया, एक डिसेंडिंग हो गया। ठीक है, एक डिसेंडिंग हो गया, एक सिग्मोइड कोलन हो गया, या तीन भाग में बांटा गया। ठीक है, और एक ट्रांसवर्स होता है, यानी इसको मुख्य रूप से कितना भाग में बांटा गया, 3 भाग में ही बांटा गया, एक ascending, एक ट्रांसवर्स और एक डिसेंडिंग। ठीक है, डिसेंडिंग, तो ये 3 भाग में इसको बांटा गया है। ठीक है, अधोगामी कोलन रेक्टम में खुलता है। जो अधोगामी कोलन होता है ये कहाँ खुलता है, तो देखो अधोगामी कोलन की अगर हम बात करें तो देखो अधोगामी यानी जो डिसेंडिंग कोलन, ये कहाँ जाके खुल रहा है, देखो तो रेक्टम में खुल रहा है। तो अधोगामी कोलन कहाँ खुलता है, तो रेक्टम में जाके खुलता है, जिसको हम मल द्वार एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया, जो अंत में मल द्वार के स्थान के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखो मल द्वार को क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। देखो है, यानी जो बड़ी आंत, जो पचा हुआ अनपचा हुआ भोजन यहाँ के द्वारा जाएगा, फिर ऐसे होते 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 यानी मल द्वार के द्वारा क्या हो जाएगा, रेक्टम होते हुए एनस के द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करें कि देखो कुछ भाग छूट गया था, जैसे दांत अगर बात करें, दांत मुंह वाला भाग, अगर हम दांत के सबसे जो ऊपरी परत, दांत में सबसे कठोर परत जो होता है इनेमल के होता है, किसका होता है, इनेमल, यानी डेंटाइन के ऊपर इनेमल का एक कड़ी परत होता है, जिसे हम जो दांत को क्या करता है, सुरक्षा करता है। अगर पूरे शरीर की सबसे अगर कठोर हड्डी की अगर बात करेंगे तो कौन सा भाग होता है, इनेमल वाला भाग होता है, बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना कि डेंटाइन के ऊपर इनेमल की एक कड़ी परत होती है जो दांत की सुरक्षा देती है। दांत भोजन को काटने और चबाने, दांत का काम क्या है, तो भोजन को काटना चबाना, यही काम है। ठीक है, ये भाग छूट गया था जब दांत हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हम छोड़ दिए थे। ठीक है, इसको इसलिए हम लिख लिए। तो बाकी जो कॉपी बना रहा है उसमें क्या है, जहाँ मुंह है ना, मुंह वाला जो टॉपिक लिखा है उसके बाद अगर जगह बचा हुआ तो इसको ऐड कर देना, नहीं तो बाद में भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल कितना दांत होता है, 32। ऐसे बाकी जो है ये सब जो दांत के प्रकार हो गया, जैसे कृंतक, इंसाइजर, भेदक, केनाइन, अग्रचवर्णक, प्रीमोलर, चवर्णक, मोलर, ये सब क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, 9 में भी पढ़ा होगा, इसलिए ज़्यादा इसको डिफाइन नहीं किए थे। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा नहीं इसको ले लिए। तो ध्यान रखना है कि ये सब के बारे में हम ऑलरेडी पहले 8, 9 में भी पढ़ाए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, लार ग्रंथि के बारे में बता रहे थे, उस समय हम बताए थे, तो ये वाला पॉइंट छूट गया था। कौन कौन है, तो पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि और सबलिंगुअल, यानी ये 3 प्रकार के लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो ये भाग यानी अगर हम देखें तो बायोलॉजी का यानी जीवों में पोषण, यानी जीवों में पोषण की अगर जैव प्रक्रम की अगर बात करें तो जैव प्रक्रम की अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है यहीं पर क्या होता है, द एंड, चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो चैप्टर ख़त्म होने के बाद अब इसका क्या करेंगे कि हम ऑब्जेक्टिव जो भी होगा 50-60 जो भी होगा मेन में, उसको हम अगला दिन हम उस करवा देंगे, या तो अगला दिन हो या मंडे को हो या संडे को करवा देंगे। ठीक है, बाकी देखते हैं, फिर मिलते हैं।